गुड इवनिंग एवरीवन। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मंडे है और आज हम 3 दिन जो पीछे के आर्टिकल थे हमारे उनका एक साथ में डिस्कशन करेंगे। मतलब 11, 12 और 13 जुलाई 3 दिन का जो आर्टिकल है उनका हम एक दिन में ही कर लेंगे, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर इतने ज़्यादा आर्टिकल नहीं आए और ना ही कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। हालांकि 2-3 आर्टिकल हैं वही मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, और उसके अलावा तो जो कम इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको भी मैंने डाला है, लेकिन आपको उन्हीं पे फोकस करना है, ज़्यादा फोकस जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे ही करना है ज़्यादा। ठीक है। और देखो, आपका एक सवाल था कि पीआईबी क्या इनफ है क्या आपके करंट अफेयर के लिए। पीआईबी इनफ नहीं है, आपको या तो द हिंदू को साथ में फॉलो करना पड़ेगा, या फिर आपको जो मंथली मैगजीन आती है, कोई भी कोचिंग की अच्छी मैगजीन आती है जो, उनको आप फॉलो करो। जो मंथली आती है उसी कोई 365 वगैरह उसके चक्कर में मत पड़ना, मंथली मैगजीन है उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में एक सवाल और था कि इंपॉर्टेंट को थोड़ा स्लो मैं ऐसा करूंगा कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना उनको तो मैं स्लो रख के रखूंगा थोड़ा सा, और बाकी हम स्पीड में ही चलेंगे। इतना ज़्यादा कि भाई 30-35 मिनट के अंदर या हाईएस्ट 40 मिनट के अंदर अपना सेशन खत्म हो जाए, उतनी हम कोशिश करेंगे। और इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं स्लो हो जाऊंगा। ठीक है। तो दोनों मिक्स तरीके से अप्रोच चलेगी, कभी आप कहते हो तेज चलो, कभी कहते हो धीरे चलो, तो बीच में ऐसे बीच का रास्ता हमें अपनाना ठीक लगेगा। फिर एक पिग्मी होग वाला था। देखो, आप आईयूसीएन की वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ पे उसका इंडेंजर्ड ही है, ये मैंने वापस चेक किया है, और आप भी जाके वापस चेक कर लेना आपको कोई डाउट है। बाकी जो पुरानी किताबें हैं 2019 से पहले की जो किताबें अपडेट हो रखी हैं उनके अंदर, या फिर कुछ वेबसाइट पे भी मैंने देखा कि उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड दे रखा है, लेकिन उसके बाद में उसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है। तो एक बार वापस आप चेक कर लेना, आईयूसीएन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे ही जाके, रेड डाटा लिस्ट वाली। और उसके अलावा मैपिंग वगैरह मैं कोशिश करूंगा कि साथ में आपको वो भी डालूं। कई बार हो सकता है कि भूल जाता हूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला अच्छा आपने बताया, तो आज जैसे न्यूजीलैंड वाला है तो उसके अंदर मैंने मैप डाले हैं। तो चलो आज सेशन शुरू करते हैं हम। देखो, आज ये पहला आर्टिकल है, भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोड मैप से संबंधित है। तो मतलब हमने इससे पहले एक, जैसे परसों, मतलब जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में हमने बात की थी और काफी डिटेल में चर्चा की थी। अब उसके अंदर जो मतलब खेल की डिप्लोमेसी है, मतलब सॉफ्ट पावर है, तो उसको कैसे जनरेट किया जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, खेल सहयोग का रोड मैप है वो बनाया गया है। तो इसके अंदर ना कुछ कुछ पॉइंट है, आपको सारा नहीं लिखना है, उसके अंदर से जो लिमिटेड चीजें हैं, मतलब एक सब पॉइंट बन जाए आपके लिए। जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन है उसके अंदर जो खेल वाला है पार्ट, वो इतना बन जाए कि भाई 2-3 पॉइंट आप लिख सको, सिर्फ उतना ही लिखना है इसके अंदर। ठीक है। देखो, पहली बात तो ये है कि इंडिया है तो वो क्या है, राष्ट्रमंडल खेल है, इंडिया आयोजित करेगा अहमदाबाद के अंदर 2030 के अंदर। और उसके बाद में ओलंपिक है इस बार वाले, जो अगले साल वाले ओलंपिक होंगे 2032 वाले जो ओलंपिक होंगे, तो वो क्या है ब्रिस्बेन में होंगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाले हैं। तो ये क्या है कि दोनों सहयोग करके कि भाई खेलों को किस तरीके से विकसित किया जाए, उसके लिए ये सहयोग रोड मैप वगैरह इन्होंने बनाया है। उसके अलावा जैसे क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, जैसे पैरा ओलंपिक हो गए या फिर पैरा खेल हो गए, इन सब के लिए ना कैपेसिटी बिल्डिंग है, दोनों देश साथ में मिलकर काम करेंगे। और हाई परफॉर्मेंस वाले खेल के केंद्र हैं उनकी स्थापना भी की जाएगी। उसके बाद में जो कोच हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देने का काम भी है ना किया जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर योग को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। मतलब ट्रेन करने वाले लोगों को ट्रेन किया जाएगा इसके अंदर। अब विज्ञान और अनुसंधान के अंदर जैसे मतलब प्रदर्शन करना, या फिर ना चोट वगैरह ज्यादा लग जाती है तो उसको रिहेबिलिटेशन के अंदर भेजना, ये सारे काम है तो वो यहाँ पे नई तकनीक के थ्रू है ना, ये दोनों देश मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये वाला जो बिग बैश लीग वाला, ये आप लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। और वाडा वगैरह है तो इससे डोपिंग रोधी प्रयास वगैरह ऐसे किए जाएंगे। ये दोनों देश हैं वाडा के थ्रू है ना मिलके करेंगे। जैसे आपको पता है कि वाडा एंटी डोपिंग के लिए है, और इंडिया के अंदर इसका ही नाडा है, और ये शायद इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल के अंदर है, कनाडा के अंदर, वाडा का। ठीक है। फिर पारंपरिक खेल है, जैसे मतलब इंडिया के तो कबड्डी खो खो वगैरह हो गए, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पारंपरिक खेल हैं, दोनों को सहयोग करके एक दूसरे को जोड़ने की बात चल रही है। फिर बिग बैश लीग है ना इस बार वाली, जो मतलब आईपीएल है वैसा ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश लीग होती है। यदि आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा। तो ये क्या है कि इसका आयोजन है इस बार चेन्नई के अंदर किया जाएगा। ये देखो सॉफ्ट पावर कितनी अच्छी है कि मतलब चेन्नई के अंदर बिग बैश लीग आ रही है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ऑडियंस वगैरह इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए। फिर खेल उद्योग वगैरह में निवेश किया जाएगा, कि मुंबई के अंदर क्या है, खेल उद्योग शिखर सम्मेलन अभी आयोजित होने वाला है, तो उसके अंदर क्या है कि पार्टिसिपेशन इनका ऑस्ट्रेलिया वालों को भी रहेगा। और बाकी देखो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी कर रहे हैं कुछ टूर्नामेंट वगैरह आयोजित करके। तो इनमें से 2-3 पॉइंट हैं वो आपको अच्छे अच्छे लग रहे हैं, वो डाल लेना। जैसे मतलब एक तो मैंने बताया आपको बिग बैश लीग वाला, फिर उसके बाद में हाई परफॉर्मेंस, ये मतलब ये वाला राष्ट्रमंडल खेल वाला। तो ये 2-3 चीजें हैं, और ये और तो नहीं है कुछ। हाँ, चोट वगैरह के लिए ट्रेन द ट्रेनर, ऐसे एक दो छोटे छोटे पॉइंटों में मतलब कोमा लगा लगा के लिख सको तो लिख लेना इनको।
अब आपको पता है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है हमारा चल रहा है, धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं तो वो जीएस पेपर 1 2 3 4 और एसए का पेपर है वो करवा रहे हैं, और जो श्याम सर हैं वो हिंदी लिटरेचर करवा रहे हैं। उसके अलावा भी अपने जो कोर्सेज हैं ऐप के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन किए हुए कोर्स हैं, आप जाके एक बार विजिट करो स्टडी विद डीजे। और आप यदि प्ले स्टोर पे जाओगे ना देखना 4.9 रेटिंग है। 4.9 रेटिंग किसी भी ऐप की होनी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों ने क्या है कि विश्वास बना के रखा है, हमने भी और बच्चों ने भी एक दूसरे के साथ में मिलकर। जैसे मैं अभी कमेंट बॉक्स वगैरह भी देखता हूँ तो उसके अंदर कोई भी ऐसा लगता नहीं है कि कोई नेगेटिव आदमी है मेरे मतलब मेरे को ऐसे बोलना चाह रहा है, तो ना बहुत अच्छा लगता है आप सबको पढ़ा के। आप और आपको भी अच्छा लगता होगा शायद, तो इसीलिए आपने रेटिंग वगैरह भी अच्छी दे रखी है, आप ऐप पे जाके विजिट करो। और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए है कि आपको जो टेलीग्राम आईडी है वहां पे क्या आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो आप देख लेना यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो ये अगला आर्टिकल है, ये देखो कैंपा फंड के बारे में है। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड होता है और उसका मैनेजमेंट अथॉरिटी टाइप में इस तरीके से इसका है CAMPA, कैंपा। अब देखो मान लो कि कोई कंपनी है या कोई मतलब खदान वगैरह है या रोड वगैरह बनानी है, उसके लिए क्या है कि कुछ पेड़ वगैरह ये सब काटने पड़ते हैं। अब उसके एवज के अंदर जितने पेड़ काटे गए हैं तो उनके एवज के अंदर कुछ फंड वगैरह मतलब पैसा है, तो एक फंड बना रखा है, तो उसके अंदर एलोकेट किया जाता है कि आपको उनको दिया जाता है कि उससे दूसरी जगह जो मतलब हरित क्षेत्र बनाया जा सके, जो वन्य जीव है उनके लिए प्राकृतिक आवास को पैदा किया जा सके। इस सब के लिए कैंपा फंड है। इसको 2016 का एक्ट ना ये, इसके तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कैंपा है तो उसकी बैठक वगैरह हुई है, ये हमारे काम की नहीं है। अब इसमें क्या है कि डॉल्फिन के बारे में बता रखा है, हिम तेंदुए के बारे में बता रखा है, जल भैंस है जंगली उसके बारे में बता रखा है, और इंडियन राइनो है जो वन हॉर्न राइनो है उसके बारे में बता रखा है। ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बता रखी हैं। कैंपा फंड के बारे में कुछ परियोजनाएं वगैरह है ना इन्होंने किया है, इस बैठक के अंदर क्या क्या किया गया है वो सब बता रखी हैं, तो हम देख लेते हैं एक बार। देखो पहली बात तो है नदी डॉल्फिन है, इनको मतलब एक तरीके से गंगा का जो प्राकृतिक आवास है वही माना जाता है, और गंगा की सफाई है तो वो इसी से होती है कि डॉल्फिन की है ना संख्या कम हो रही है ज्यादा हो रही है। फिर हिम तेंदुआ है, ये आपको पता होगा कि जो हिमालयन क्षेत्र हैं जो अपर रीजन वाले हैं, जैसे मतलब हिमाचल हो गया, देहरादून हो गया, मतलब देहरादून सॉरी उत्तराखंड हो गया और लद्दाख वाला रीजन हो गया, तो वहां पे हिम तेंदुआ पाए जाता है। तो इनके कुछ परियोजनाएं वगैरह है ना उनके संरक्षण के लिए नई परियोजनाएं चलाई जाएंगी, अभी ये बात चल रही है। इंडियन गेंडा है, राइनो है जो असम के अंदर काजीरंगा वगैरह है वहां पे है, और जंगली जल भैंस है, ये मतलब छत्तीसगढ़ का जो है ना मतलब राज्य पशु कहते हैं इनको, हाँ जंगली भैंस है तो ये है। तो ये सारे हैं, इनको इनके लिए परियोजना चलाई जा रही है। फिर उसके बाद में संगाई है। संगाई आपको पता है डांसिंग डियर कहते हैं इसको, एंटीलोप है ये, और ये किलबुल रामजाओ है मणिपुर के अंदर वहां पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है भूरे सींग वाला हिरण है, इसको ये कहते हैं, उनके संरक्षण के लिए भी मंजूरी मिली है अभी। उसके अलावा देखो कैंपा की प्रमुख डिजिटल शासन पहले कौन कौन सी चल रही हैं, जैसे मतलब डिजिटल एपीओ कि केंद्र और राज्य सरकार है ना ये एक तरीके से योजनाएं है ना वो ऑनलाइन है ना सारा सिस्टम रखेंगे, इनकी जो भी प्रोसेस होता है वो सारा ऑनलाइन रखेंगे। फिर जीआईएस लैब जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके आधार पे लैब वगैरह बनाई जाएंगे कि किस तरीके से हम है ना उनको प्रोटेक्ट वगैरह कर रहे हैं, और उनके लिए कि मतलब कौन कौन सा वनीकरण का काम किया जा रहा है वापस कैंपा फंड के अंदर सही से काम किया गया है नहीं किया गया है, उसको जीआईएस लैब के थ्रू हो गया। फिर हरित संकल्प पोर्टल, हरित संकल्प पोर्टल है ये एफएओ है इंडिया का। एफएओ पता आपको, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अंदर जो इंडिया का पार्ट है ये इंडिया के अंदर भी एफएओ का एक संस्था है, तो उसके सहयोग से क्या है कि क्यूआर कोड आधारित कुछ नर्सरियां या फिर ना कोई बीज वगैरह ये सब है ना पोर्टल पे है ना ऑनलाइन आपको दिखेंगे, तो ये ट्रैकिंग वगैरह इनसे की जाती है। फिर तो देखो ये कुल मिला के कुछ कुछ पॉइंट हैं, इनको एक साथ में ऐसे नहीं है आपको सिर्फ देखना है, इसको लिखना कुछ भी नहीं है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए संगाई क्या है, ये जो मैं बता रहा हूं इनके बारे में। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हरित संकल्प पोर्टल है इसको आप लिख सकते हो बस। ठीक है, उसके अलावा मिष्टी योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आपको पहले से पता है तो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। तो मिष्टी योजना है तो मैंग्रोव के संरक्षण के लिए, जैसे मतलब वहां पे चक्रवात वगैरह या सुनामी वगैरह जो कोस्टल एरिया में आती हैं तो उनके उनसे बचने के लिए मैंग्रोव को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये मैंग्रोव संरक्षण से जुड़ी हुई परियोजना है, इसको 3 साल के लिए ना बढ़ा दिया गया है, मिष्टी स्कीम है इसको 3 साल और बढ़ा दिया है, मतलब 2029 तक कर दिया है इसको। और नगर वन योजना है, मतलब ये अर्बन लंग्स के तरीके से आप मान सकते हो कि जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर कुछ ग्रीनरी एरियाज वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये नगर वन योजना है। इसके तहत क्या है 652 नगर वन विकसित किए जा रहे हैं। और हरित क्रेडिट योजना, मतलब आपको पता है क्रेडिट वगैरह तो ग्रीन क्रेडिट, एक कंपनी है दूसरी कंपनी को अपने क्रेडिट वगैरह ट्रांसफर करती रहती है यदि वो अच्छा ग्रीन एरिया के लिए ना अच्छा काम कर रही है तो उसके लिए।
तो इसमें कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये कीवर्ड अच्छे लगे इसलिए मैंने उसको डाला था। ठीक है, और मैंने एक पॉइंट बता दिया, उसको आप लिख सकते हो चाहो तो। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये है भारत वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये है, तो इसने इसका एक पार्ट है सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र। ये कहां पे है? कोयम्बटूर के अंदर। तो यहां पे क्या किया जाएगा? मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र। अब आपको क्या लिखना है? मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र है, तो वो मतलब WII का ये कोयम्बटूर के अंदर ये सलीम अली पक्षी विज्ञान संस्थान है, तो वहां पे ना इसको बनाया जाएगा, उत्कृष्टता केंद्र को बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है मेनली। फिर मानव वन्यजीव संघर्ष है, तो उसके बारे में कुछ बता रखा है कि क्यों होता है, फिर उसके उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। उसके लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा कि उनको जो मतलब अनुसंधान वगैरह करके कि जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे मतलब कई बार आप देखते हो कि हाथी है तो शहर के अंदर सॉरी खेतों के अंदर घुस जाता है, तो आदमी है जैसे मतलब जो लोकल किसान वगैरह होते हैं, तो वो है ना मारने की भगाने की उनको कोशिश करते हैं, तो उन वो मतलब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो अब देखो इसके लिए क्या है कि एक ये जो सेंटर बनाएंगे ना, ये राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा कि यहाँ पे जो वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित है ना, उनका प्रबंधन कैसे किया जा सके, लोगों को मोटिवेट कैसे किया जा सके, उनके अंदर जागरूकता कैसे फैलाई जा सके, और जैसे मतलब उनका जो इंक्रोच कर लेते हैं एरियाज, तो उनको कम कैसे किया जा सके। मतलब जो किसान है तो वो क्या है कि जैसे वन अभ्यारण्य जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, तो उनके अंदर जाके भी खेती वगैरह करने लगते हैं, तो उसके लिए है। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए है। अब विशेष फोकस किस पे रखा गया है? जो बाघ हैं, तेंदुए हैं और हाथी हैं। आपको पता है कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है तो मेनली इन्हीं के बीच में ही होता है। तो पारंपरिक ज्ञान और तकनीक है, इसको यूज में लिया जाएगा। एक राष्ट्रीय पोर्टल है, इसका ये बनाया ये है, मतलब इसके अंदर दो चीजें है ना प्रमुख पहले शुरू की गई है। एक तो राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है, और एक अभी रिपोर्ट जारी की है कि ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके अंदर ना किस तरीके से अभी तक है ना इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके लिए रिपोर्ट है, और नेशनल पोर्टल बनाया गया है। तो इसमें क्या है, जानकारी साझा की जाएगी, संघर्ष कम करने के लिए ना कौन कौन से आपको उपाय किए जाएंगे, तो वो सब जानकारी वगैरह साझा की जाएंगी इस पे। अब हैबिटाट का विखंडन देखो, कारण क्या है? मेन कारण क्या है कि मानव और वन्य जीव के संघर्ष है, तो उनके बीच में मेन कारण क्या है आपको पता होना चाहिए कि एक हैबिटाट का विखंडन है, कि मतलब उनका जो प्राकृतिक आवास है वो विखंडन हो रहा है, कि भाई जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जो जंगलों के अंदर हम नए नए मतलब पेड़ काट के और नए नए मकान वगैरह बना रहे हैं। तो भूमि उपयोग की बदलती प्रवृत्तियां और मानवीय गतिविधियों का विस्तार, ये तीन चीजें हैं मेनली, और उसके अलावा भी छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब क्या है, मुख्य दृष्टिकोण क्या है? संघर्ष के बजाय सह अस्तित्व और सद्भाव। देखो ये सह अस्तित्व है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे एक किसका है, KVIC है जहां तक मेरे को याद आ रहा है, KVIC है, तो इसकी एक स्कीम है, रीहैब है या रीहब है, ऐसी इन्होंने एक स्कीम जारी की थी, जिसके अंदर क्या है कि जो जंगल है उसके अंदर क्या है कि हाथी वगैरह ये प्रवेश कर जाते थे, तो उनसे बचने के लिए इन्होंने क्या है कि मधुमक्खी के एक छत्ते वगैरह जो कृत्रिम छत्ते होते हैं वो बना दिए, जगह जगह पे पेड़ों पे लगा दिए। अब क्या है कि जो हाथी हैं वो खेतों के अंदर ना नहीं आएंगे फिर उससे, क्योंकि उनको हाथियों को मधुमक्खियों से डर लगता है, इसलिए वो वहां पे नहीं आएंगे। और ये दोनों ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए ना ये KVIC की बहुत ही अच्छी स्कीम थी। ये री है या हब है, ये एक बार आप देख लेना। ठीक है, तो इसको आप केस स्टडी के तौर पे ना यूज में ले सकते हो ऐसी चीजों को। तो मतलब ये सह अस्तित्व है, इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखो ये अगला आर्टिकल है ना, ये बेस्ट एगमोंट केस पुरस्कार, बेस्ट एगमोंट केस पुरस्कार है 2026 का, उसके अंदर उप विजेता मिला है। किसको मिला है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ गई, हाँ, इंडिया की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको मिला है। ठीक है, तो अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसको क्या है, बेका अवार्ड है ये मिला है। तो देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर इसको लिखना है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल FIU है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, तो ये इसको मिली है। अब देखो क्या है कि जैसे सर्वश्रेष्ठ एगमोंट केस पुरस्कार है, ये इनको मिला है, और उसको मतलब उपविजेता मिल है, ये विजेता भी नहीं है, उपविजेता है। अब क्या है कि जैसे साइबर अपराध वगैरह है ना, उनके लिए समन्वय केंद्र है I4C। ठीक है, तो ये I4C आपको पता ही होगा पहले से ही, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि पूरी जो साइबर क्राइम वगैरह होती है, तो इनकी कोऑर्डिनेशन वगैरह करने के लिए एक सिस्टम है, और वहां से है ना इन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, तो वहां से उन्होंने मतलब इन्होंने वहां से डेटा वगैरह लिया, और उससे क्या हुआ कि 868 करोड़
रुपए का एक बड़ी साइबर धोखाधड़ी है, तो उसका पर्दाफाश किया, जो क्रिप्टो वगैरह के अंदर अपना पैसा वैसा लगा रहे थे उसके लिए। तो इसके लिए ना इनको पुरस्कार मिला है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये पुरस्कार मिला है, ये ध्यान रखना, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या है कि एक संस्था है, ये एगमोट ग्रुप है, ये क्या है कि 182 देश हैं, उनकी एक वित्तीय खुफिया है ना एजेंसियां होती हैं, जो मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। तो वो जो अलग अलग देशों के होते हैं, जिसमें भारत वाली को मिला है अभी, तो इनकी एक संगठन टाइप में होता है। और ये क्या है कि एक दूसरे से संपर्क करने के लिए एक एगमोंट सिक्योर वेब इसका यूज में लेते हैं, एक सिक्योर वेब का यूज में लेते हैं, जिससे कोई साइबर अपराधी वगैरह है तो ये पकड़ ना पाए, कि हमारी इंटेलिजेंस है तो उसको भी पकड़ ना पाए। इसके माध्यम से ना ये आपस में बातचीत करते हैं। और आपको पता है कि ये, हाँ, ये जो है ना, ये जो संस्था है, तो ये क्या है कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और टेरर फंडिंग हो गया, ठीक है। इसके लिए आपको पता है ईडी और सीबीआई वगैरह ये सारी काम करती हैं, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग है, तो इसके लिए पीएमएलए एक्ट भी है, पीएमएलए एक्ट है 2002 का है ना। तो ये क्या है कि इनके लिए ना ये पुरस्कार दिया गया है कि इनके खिलाफ है ना अच्छी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, भारत वालों ने, ठीक है। अब देखो अगला आर्टिकल है ये है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, इस तरीके से एक ना संस्था मतलब ये बनाई जा रही है। और ये क्या है कि एक एक्ट है, उसके तहत इसको बनाया जा रहा है, मतलब ये एक स्टेचुरी बॉडी होगी। तो उसके बारे में अभी है ना गठन की प्रगति वगैरह की समीक्षा वगैरह हुई है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। जैसे मतलब आपको पता है कि जो पोर्ट वगैरह होते हैं उस पर तस्करी वगैरह, जैसे आप देखते हो कि मुंबई हमला हुआ था उस टाइम पे भी जो टेररिस्ट होते हैं तो वो भी उधर से आ सकते हैं पोर्ट वगैरह से, या फिर तस्करी वगैरह, ये सारी चीजें होती रहती है। तो उनकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आप इसको ना इंटरनल सिक्योरिटी है ना, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके अंदर आप इसको यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें और क्या है। और जैसे ये वाला आर्टिकल है ना, इसको भी आप इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ना आंसर राइटिंग में यूज में ले सकते हो। आपको पुरस्कार तो सिर्फ इतना ही लिखना है, जबकि आपको इंटरनल सिक्योरिटी में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि मतलब टेरर फंडिंग वगैरह और इसके लिए, तो आप है ना अच्छे कामों के अंदर ना इंडिया की सरकार की है ना ये आप बता सकते हो कि ये अच्छा काम किया इन्होंने, तो ये पुरस्कार को वहां पे यूज में ले सकते हो आप। तो अब देखो मर्चेंट शिपिंग एक्ट है 2025 का, इसकी धारा 13 के तहत ना इसको स्थापित किया गया, मतलब ये स्टेचुरी बॉडी होगी पहली बात, ठीक है। पत्तन सुरक्षा ब्यूरो ये इसका नाम है, और ये वैधानिक निकाय होगा। मंत्रालय आपको पता है कि मतलब पत्तन है तो ये वाला ही होगा, पोर्ट वाला ही होगा। फिर उसके बाद देखो इसी काम का क्या क्या होंगे, ये सुरक्षा वगैरह करेगा, नियामक का काम करेंगे ये, और खुफिया जानकारी वगैरह है ना उनका जो लेन देन है आदान प्रदान है वो सब किया जाएगा। अब इसमें स्पेशली है ना साइबर सुरक्षा है, इसको ना समर्पित प्रभाग है वो बनाया गया है, कि मतलब साइबर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए, कि जो मतलब आपको पता है कि इंटेलिजेंस है फेलियर था, इसी वजह से तो वहां पे जो मुंबई के अंदर हमला हुआ था, तो ये इंटेलिजेंस है उसके लिए साइबर सुरक्षा वगैरह के लिए समर्पित प्रभाग वगैरह ये होगा। अब क्या है कि लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियां हैं, तो निजी सुरक्षा एजेंसी है ना उन्हीं को ही है ना इसके अंदर कंप्लाई किया गया है, उनको मतलब माना जाएगा कि यही है ना जो निजी सुरक्षा वाली कंपनियां है यही कर सकेंगे इसके अंदर। और सीआईएसएफ है, इनसे इनको प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा, कि इन्हीं से प्रशिक्षण लेंगे। पहले क्या है कि सीआईएसएफ वगैरह और यही है ना वहाँ पे पोर्ट वगैरह पे मतलब सिक्योरिटी का काम है ना यही करते थे, लेकिन अब क्या है कि लाइसेंस प्राप्त ना निजी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम करेंगी अब इसके तहत। उसके बाद में जो विशाखापट्टनम और ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है, ट्रायल वगैरह भी किया जाएगा ये है। उसके अलावा देखो मत्स्य पालन और तटीय सुरक्षा, अब नाविकों की सुरक्षा के लिए जैसे इसरो है तो उसने क्या है कि नभ मित्रा, नव मित्रा ऐप है उसको लॉन्च कर रखा है। जैसे मान लो कि कोई मछुआरे वगैरह है तो वो मतलब अपने पोर्ट से काफी दूर है ना, अपने जो मतलब डीप सी के अंदर जाके और मछली वगैरह पकड़ने का ऐसे काम कर रहे हैं, और उनके पास में वहां पे नेटवर्क वगैरह ऐसे नहीं होता, और मान लो कि अचानक से सुनामी वगैरह कुछ आपदा आने वाली है, तो उनको एक अलर्ट जारी करने के लिए इसरो के थ्रू है ना ये नव मित्रा ऐप है। तो उन्होंने कहा है कि नव मित्रा ऐप है तो इसका प्रचार प्रसार किया जाए, और हर एक जो मछुआरे वगैरह हैं तो उनके पास में ये ऐप होनी चाहिए, ठीक है। तो नव मित्रा ऐप है, ये आप ध्यान रखना कौन सी है, इसरो की है, और उसके अलावा मैंने बता दिया आपको किसके लिए है। इसको मतलब नब मित्रा को आप ना उसके साथ में जोड़ के देखो कि नब है, मित्र है, और किसके लिए, सागर वालों के लिए, मतलब जो मछुआरे हैं उनके लिए। अब फिश लैंडिंग लैंडिंग सेंटर है ये, मतलब जहाँ फिशरीज वगैरह ज्यादा मिलती है तो वो लैंडिंग सेंटर वगैरह होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे है ना जो पुलिसकर्मी वगैरह हैं, उनको ना स्थायी रूप से स्थापित किया जाएगा। कुल मिला के ये जो पोर्ट सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उससे संबंधित आर्टिकल है, और इसको आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है, जीएस पेपर 3 के अंदर ही। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये आर्टिकल है ना एमएसएमई है,
उनके बीजक निपटानों के, इसलिए ट्रेड्स ट्रेड्स को अनिवार्य करता है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या काम का है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, ट्रेड रिसीवेबल्स होती हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या है कि जैसे मान लो कि एमएसएमई है, उनको कुछ सामान है जो मतलब उनका जो बनाया हुआ सामान है, तो वो क्या है कि कॉरपोरेट को बेचते हैं, या फिर हो सकता है कि जो पीएसयू वगैरह हैं, सेंट्रल पीएसयू हैं, तो उनको बेचते हैं, या फिर कुछ सरकारी जो विभाग वगैरह हैं उनको एमएसएमई है अपना सामान बेचते हैं। अब क्या है कि हाथों हाथ उनको पैसा नहीं मिलता, थोड़े टाइम बाद में मिलता है उनको। ऐसे है कि भाई मान लो 3 महीने के बाद में उनको पैसा मिलने वाला है, तो उस दौरान के लिए उनके पास में क्या है कि पैसा तो रहेगा नहीं। अब वो क्या है कि बैंक से यदि उधार लेना चाहेंगे तो है ना, वो उधार भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके पास में ना तो पैसा है, वैसे काम नहीं कर सकते, अपना जो 3 महीने का जो स्ट्रक्चर है, जो कंपनी को चलाने का, फैक्ट्री को चलाने का काम है, वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या है कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे क्या है कि एक रिसिप्ट वगैरह जारी की जाती है, और इन रिसिप्ट्स को है ना वो जो एमएसएमई के जो ओनर हैं, तो वो बैंक के अंदर जाके जमा करा सकते हैं, और वहां से उनको लोन वगैरह मिल जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेड्स है, इसके बारे में है ना बात है इसके अंदर, तो देख लेते हैं। देखो इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आरबीआई द्वारा विनियमित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 2017 से है, ये लिखना नहीं है। और कॉर्पोरेट हो गए, सरकारी विभाग हो गए, और उनसे क्या है कि एमएसएमई वगैरह वो सारी चीजें मैंने बता दी। अब क्या है कि 5 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, ये कार्यरत हैं। तो देखो इंग्लिश में देख लो आप, RXIL हो गया, M1 एक्सचेंज है, इनवॉइस मार्ट है, C2FO है, DTX है। लिखना नहीं है इनको, बस एक बार देख लो आप, RXIL है, इसको याद रख सकते हो सिर्फ। ठीक है, कोई एक आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। फिर एक नियम के प्रावधान, नए नियम के प्रावधान क्या है, अब नए नियम में क्या किया है कि जो एमएसएमई है, उनके द्वारा जो खरीदी हुई वस्तुएं वगैरह हैं, तो उनको ट्रेड्स के माध्यम से है ना सेवाओं का भुगतान आरबीआई द्वारा ना अधिकृत ट्रेड्स के ऊपर करना ही पड़ेगा। मान लो कि किसी पीएसयू वगैरह ने ट्रेड्स के थ्रू मतलब एमएसएमई से कुछ ना कुछ है ना खरीदा है, तो उसको है ना ट्रेड्स के ऊपर है ना वो जो रिसिप्ट वगैरह है वो जारी करनी पड़ेगी, उनको जारी करना ही पड़ेगा, वो सारा डेटा है वहां पे डालना पड़ेगा उनको। ठीक है, अब क्या है कि उसके बाद में जो साल एंड होगा ना, उस टाइम पे जो वैधानिक ऑडिटर मतलब सीए वगैरह ये होते हैं, ऑडिटर मतलब अलग होता है, सीए नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ऑडिटर होता है ना, तो उससे क्या है कि प्रमाण पत्र वगैरह ना वो भी लेना पड़ेगा कि साल भर में आपने कितना सामान है तो वो लिया है, उसकी रिसीव ट्रेड्स है जो रिसिप्ट वगैरह है वो दिए हैं या नहीं दिए हैं आपने। ठीक है, बस इसके लाभ वगैरह हैं, ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है इसमें, तो समझ जाओगे आप। अब देखो इंडिया न्यूजीलैंड है, प्रधानमंत्री जी हैं, तो पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसके बाद में न्यूजीलैंड गए हैं, तो न्यूजीलैंड के साथ में उससे पहले आपको पता है इंडोनेशिया के बारे में बात की थी हमने, तो अभी न्यूजीलैंड के अंदर है, तो उनके संयुक्त वक्तव्य है, तो उसके बारे में इन्होंने बात की है। ओ, मैप वापस रह गया, मैंने डाला था और उसके बाद में वो सेव नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट के अंदर डाला था उसको, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है, देखो पिछले 40 साल है ना, उसके अंदर भारतीय प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं जो न्यूजीलैंड गए हैं, ये आपको पता है ही। फिर मतलब पता तो नहीं है पर पता होना चाहिए कि ये काम का नहीं है वैसे, कि शुरुआत करने के लिए जो आंसर राइटिंग कर रहे हो आप इंडिया न्यूजीलैंड की यदि कोई बात होती है तो उसके बारे में आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इंडिया न्यूजीलैंड है, इनकी रणनीतिक साझेदारी, मतलब ये जो मतलब सिक्योरिटी वगैरह इन सब तक है ना ये पहुंच गए, जैसे मतलब सिर्फ नॉर्मल साझेदारी होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि वो आर्थिक हो गया या फिर व्यापारिक हो गया, ये सारे समझौते होते हैं, मतलब उनका ट्रेड वगैरह के लिए एफटीए वगैरह करना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन रणनीतिक साझेदारी है, उसके अंदर सारे एरियाज आ जाते हैं, बहुत सारे जो ब्रॉड व्यू होता है वो होता है। ठीक है, तो 2030 तक का है ना इन्होंने रोड मैप जारी किया है। अब पहली बात तो है एफटीए 2030 तक है ना हमें अपने व्यापार को दुगना कर देंगे, ये हम दोनों देशों ने बात की है। उसके अलावा सुरक्षा वगैरह के अंदर क्या है, रक्षा सहयोग समझौता वगैरह लागू करेंगे हम, समुद्री सहयोग व्यवस्था लागू करेंगे। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 2-4 पॉइंट हैं वो लिखने होंगे, ज्यादा नहीं है। इंडिया और न्यूजीलैंड संबंध है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए एग्जाम के लिए भी। इसके अंदर कुछ प्री के लिए भी आपको निकलता है, जैसे देखो भारत प्रशांत महासागर पहल, IPOI, तो इसके अंदर क्या है, न्यूजीलैंड को ना शामिल करने का स्वागत किया इन्होंने कि आप आओ यहाँ पे इसको इसका पार्ट बनो। तो भारत प्रशांत महासागर पहल है। फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, G20 था जो भारत के अंदर हुआ था, उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था, उसके अंदर भी इनको शामिल कर लिया न्यूजीलैंड को। उसके बाद में न्यूजीलैंड ने क्या किया है कि जो यूएनएससी के अंदर भारत की स्थायी सदस्यता की जो डिमांड है उसका समर्थन किया है। और जो एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, जो मतलब यूरेनियम वगैरह के लिए है ना हम आसानी से प्राप्त कर सके, जो शांतिपूर्ण कार्यों में हम यूज में लेते हैं, तो एनएसजी है उसमें प्रवेश का भी ना न्यूजीलैंड ने हमारा समर्थन किया है। उसके बाद में ये कीवी फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है, ये स्थापित किया जाएगा भारत के अंदर। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना आप। फिर
आपदा प्रबंधन के लिए भी काम कर रहे हैं, आतंकवाद रोधी कार्य समूह है इसके लिए काम कर रहे हैं। आपको नॉर्मल नॉर्मल चीजें सारी पता है कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी कोई दो देश हैं तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट, आतंकवाद, ये सब तो बात करेंगे ही करेंगे। जो हम चाहे यूरोप में चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ। तो ये इंडिया न्यूजीलैंड के बारे में छोटा सा था। इसको आपको ज्यादा मतलब हाईलाइट ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत लिखना है इसके बारे में। अब देखो आईआर वाले में आएगा, ये तो आपको पता ही है। अब अगला आर्टिकल है। अब क्या है कि ब्रिक्स देशों के बीच में मजबूत सहयोग का आह्वान किया इन्होंने भारत में परिवहन क्षेत्र के अंदर। हाँ, तो ये परिवहन क्षेत्र है तो मतलब अभी क्या है कि परिवहन वाली जो ब्रिक्स की अलग अलग जो मीटिंग होती हैं, जैसे मतलब महिलाओं के लिए अलग हो गई तो परिवहन मंत्री है तो उनकी अलग होगी। तो ये नागपुर के अंदर मीटिंग हो रही है, उससे संबंधित ये आर्टिकल है कि ब्रिक्स देशों के बीच में ना क्या क्या चीजों के लिए सहयोग हुआ है। तो अब देखो ये हमने 3 दिन का साथ में ही लिया है, ठीक है? तो इसमें जो लाइन से ही चले हैं, जैसे मतलब पहले एक 10 तारीख का, फिर 11 तारीख का, फिर 12 तारीख का, इस तरीके से 3 दिन का हमने लिया है इसके अंदर, तो है ना वो लाइन से ही है। अभी शायद ये 12 तारीख का है जो हम चल रहे हैं अभी। तो देखो नागपुर के अंदर है ना ये बैठक समाप्त हुई है। फिर लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता, ये आपको याद नहीं रखना है, बस एक बार देखना है कि ये मतलब इसकी ये थीम थी कि उसके अंदर लचीलापन लाया जाए, सहयोग लाया जाए, परिवहन क्षेत्र के अंदर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब क्या है कि देखो सड़क नेटवर्क की बात करते हैं, रेलवे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, समुद्री नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तीनों चीजों की बात कर रहे हैं, और शायद एविएशन वाला भी है लेकिन इसके अंदर दिख नहीं रहा है, होना चाहिए, ठीक है? तो सड़क नेटवर्क में क्या है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है ये भारत के अंदर है। यदि इंफ्रा के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप है ना इसको कोट कर सकते हो कि सबसे बड़ा मतलब सेकंड नंबर है, ठीक है? दूसरा सबसे बड़ा है। फिर रेलवे आधुनिकीकरण है तो ब्रॉड गेज वगैरह हम कर रहे हैं, अहमदाबाद और मुंबई के हाईवे है तो जापान के साथ में हम कर रहे हैं, ये सारा कुछ है, ठीक है? हाई स्पीड रेलवे, सॉरी। फिर समुद्री है, समुद्री के अंदर देखो मैरीटाइम अमृतकाल विजन हमारा चल रहा है 2047 तक, है ना? हम जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो मैरीटाइम जैसे मतलब जो जहाज वगैरह है, बंदरगाह वगैरह को अच्छा बनाना, ये सारी चीजें जितना भी हम कर रहे हैं, सागरमाला वगैरह, ये सारी चीजें मैरीटाइम अमृतकाल विजन है इसके तहत ही आएंगी। अब इसमें क्या है कि एक तो ई नाविक पहल है, एक ई समुद्र पहल है। तो ये दो डिजिटल पहलें हैं, ये शुरू की गई हैं। तो इनकी बात की गई है। ई नाविक पहल क्या है कि जो नाविक वगैरह हैं तो उनको है ना सही तरीके से इंफॉर्मेशन वगैरह ऐसे मिल सके कि कोई भी है ना उनको दिक्कत हो रही है, कोई शिकायत वगैरह करनी है, तो सारी चीजें ई नाविक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कर सकते हैं, उनके जो परिजन है वो भी और खुद भी। और ये ई समुद्र प्लेटफॉर्म है, ये ई समुद्र प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या है कि जितनी भी जो अलग अलग जो समुद्र क्षेत्र की मतलब जो बंदरगाहों की मान लो, नाविकों की मान लो, कोई भी है ना योजनाएं वगैरह सारी चल रही हैं, जो भी अलग अलग ऐप हैं वो सारी इंटीग्रेटेड तरीके से, इसमें मतलब 70 से ऊपर ज्यादा ज्यादा ऐप हैं ये, ठीक है? तो वो ई समुद्र के ऊपर अवेलेबल हैं। आपको जो भी काम होगा तो है ना ई समुद्र पे जाओ और वहां पे है ना कोई सारी ऐप है ना, सारी ग्रीवेंस वगैरह सब चीजें इसके लिए होंगी, ये नाविकों के लिए है। और ये नाविकों के साथ में जो भी मतलब मान लो कि कोई जहाज वगैरह बनाना चाह रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना चाह रहा है, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है? अब प्रधानमंत्री गति शक्ति है, आपको पता है ये तो कि बुनियादी ढांचा वगैरह है तो इसको तेज करने के लिए काम चल रहा है, एकीकृत विकास वगैरह कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसके बता रखी हैं, छोटी छोटी, काम की नहीं है। बस आपको ये दो तीन चीजें हैं यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं उनके बारे में मैंने बता दिया, बस ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत वाले। अब देखो अगला है ये नमस्ते दिवस है ना, ये मनाया जा रहा है। आप तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि नमस्ते योजना है वो किस बारे में है। जैसे आपको पता है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग, जो हाथ से सफाई करने वाला जो पहले चलता था, कि आप देखते थे कि काफी लोग हैं वो है ना सीवरेज वगैरह वगैरह के अंदर जाके हाथ से है ना सीवरेज की सफाई करते थे। और उससे क्या है कि जो उनके अंदर सीवरेज के अंदर जहरीली गैसें वगैरह होती थी तो उससे ना उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब क्या है कि उस सारे सिस्टम को पूरा मशीनीकृत करने के लिए नमस्ते योजना लाई गई थी, कि मतलब मैनुअल स्क्वेंजिंग, जो हाथ से सफाई वगैरह करना है उसको एकदम ही बंद कर दिया, जीरो करना है, ठीक है? तो उसके लिए थी ये, और उसके लिए एक दिवस वगैरह इस तरीके से मनाया जा रहा है। तो अब इस मतलब ये मौका है कि हम इस नमस्ते योजना है तो इसको देख लेते हैं, और ये इसमें दिया हुआ है नमस्ते योजना के बारे में ही। तो देखो 2023-24 से इसको शुरू किया गया था नमस्ते योजना को। स्वच्छता कर्मचारी है ना उनकी गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, ये सब सुनिश्चित करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। अब इससे क्या है कि मतलब जीरो, शून्य है ना फैटिलिटीज हो, मतलब मृत्यु वगैरह किसी की भी ना हो, और सीधा संपर्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, कि मतलब आप मशीनों से ही सफाई वगैरह करो, सीधा संपर्क करना ही नहीं है। केवल कुशल श्रमिक है उनके द्वारा ही संपन्न किया जाए, जो मतलब मशीन चलाने योग्य श्रमिक होंगे वही करेंगे इसको काम को। और मशीनीकृत स्वच्छता वगैरह है ना इसके लिए है। तो मतलब नमस्ते है तो आपको पता होना चाहिए नमस्ते योजना किसके लिए है, बस, ठीक है? उसी लिए ना ये नमस्ते दिवस मनाया जा रहा है, बस इतनी बात है। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये मन्नथु पद्मनाभन है, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण वगैरह किया गया है। तो इसके लिए हम एक बार है ना इनके लिए इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कौन थे।
तो ये देखो, पहली बात तो समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। जो वाईकोम सत्याग्रह हुआ था ना 1923 के अंदर हुआ था, तो उसके अंदर भी ये लीड रोल के तरह तरह थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या है, इनके बारे में बस इतना ध्यान रखना, आपको प्री के अंदर पूछा जा सकता है, नायर सर्विस सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी, मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इनका नाम, ठीक है। और उसके अलावा कुछ नहीं है कि आधुनिक शिक्षा वगैरह, सामाजिक सेवा, ये तो इन्होंने काम किया ही था। उसके अलावा है ना जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, तो जैसे मतलब कलारीपट्टू, कथकली, मोहिनीअट्टम, इनको भी ना संरक्षित करने का इन्होंने काम किया था। ये नॉर्मल पता होना चाहिए, बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है बस ये, मेंस में कुछ नहीं है इसका, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल है, ये वृक्ष मित्र वगैरह जन आंदोलन है, तो हरित भारत का ये किया जाएगा। तो वृक्ष मित्रा करके इस तरीके से ना एक अभियान वगैरह चल रहा है, तो इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि मतलब वृक्ष मित्र है, उसके अलावा है ना जो समाज है तो वो साथ में मिलके कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीजें कुछ ना कुछ दे रखी हैं इसके अंदर। जो मतलब साथी वगैरह हो गए, वृक्ष साथी हो गए, ये कौन है, तो इनके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जो कम इंपॉर्टेंट वाले हैं वो है ना, वो आपको थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, ज्यादा नहीं करना है। तो देखो वृक्ष मित्र है, वृक्ष मित्र है जन आंदोलन की रूपरेखा। इसमें क्या है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी, हर वृक्ष मित्र को ना साल के अंदर कम से कम है ना एक पेड़ है ना लगाने का काम दिया गया है, और 5 नए लोगों को इससे जोड़ने का काम दिया गया है। इस तरीके से ये अभियान चल रहा है। तो आप कभी मतलब आंसर राइटिंग है तो उसके अंदर यूज में लेना चाहो ऐसी चीजों को, जागरूकता वगैरह के लिए, इन सब के लिए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान और ये सारी चीजें है ना, उनके साथ में इनको भी ऐड कर सकते हो आप। तो वृक्ष मित्र है। फिर वृक्ष पर्व है, कि मतलब कोई जन्मदिन हो गया या फिर है ना एनिवर्सरी वगैरह हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो उस टाइम पे आप है ना उसको पर्व की तरह मनाओ, और उस टाइम पे है ना पेड़ लगाओ उस टाइम, ठीक है। तो ये हो गया। फिर वृक्ष मित्र परिवार, जैसे मतलब राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, ये सब है ना, तो वृक्ष मित्र जो परिवार है उनकी समितियां बनाई जाए, ठीक है। तो मतलब एक वृक्ष मित्र बनाए जाएंगे, पहली बात तो वृक्ष मित्र कुछ ऐसे लोग बनाए जाएंगे, और वो साल के अंदर कुछ ना कुछ पेड़ वगैरह लगाने का काम करेंगे। और वही वृक्ष मित्र है ना, वो परिवार है, उनकी समितियां वगैरह ना, उनको संगठित किया जाएगा। उसके बाद में स्थानीय निकायों की भूमिका रहेगी इसके अंदर, कि कुछ वृक्ष मित्र स्थल वगैरह चिन्हित करो, और वहां पे है ना आप पेड़ लगाने का काम करो, वो वृक्ष मित्र होंगे तो वही काम करेंगे। फिर हरियाली अमावस्या यदि आती है, तो उस टाइम पे क्या है, 12 अगस्त को होती है, तो उस टाइम पे हरियाली अमावस्या को क्या है, वृक्षारोपण ना देशव्यापी चले, और ना उसको पेड़ के पर्व के तौर पे ना मनाया जाए। तो ये देखो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग के अंदर है ना, इनको सिर्फ पॉइंट पॉइंट आप लिखोगे ना तो अच्छा लगेगा। तो एक मिशन लाइफ है, इसके बारे में आपको पता ही है कि मतलब जो हर एक व्यक्ति है तो वो अपनी है ना पर्सनल लेवल पे है ना कुछ ऐसे ऊर्जा बचाना, एलईडी का यूज लेना, जो मतलब डेली लाइफ के जो काम है उसके अंदर अच्छा मतलब जो हरित उपयोग है तो वो ले सके, तो उसके लिए मिशन लाइफ है, ये मोदी जी ने किया था शुरू। तो उसके अलावा रिमोट सेंसिंग तकनीक वगैरह ये दे रखी नहीं है इतना काम का। अब देखो वही है, जो नागपुर के अंदर ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था परिवहन मंत्रियों का, उसके बारे में ये न्यूज़ है, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। वो बाकी चीज़ें हमने कर ली, उसका थोड़ा सा आगे है, और वो अगले दिन जब सम्मेलन खत्म हुआ था तो उस टाइम पे है, तो इसको क्या है कि नागपुर डिक्लेरेशन के तौर पे भी जाना जा रहा है। तो इसमें क्या है कि देखो एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है ओनली, ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क ये बनाया जाएगा, बस ये ध्यान में रखना आपको। ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क है, ये बनाया जा रहा है, अभी जो परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई थी उसके अंदर जो नागपुर डिक्लेरेशन है उसका है ये, ठीक है। फिर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, इसका हम सब यूज में लेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी है, सर्कुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब का काम में लेंगे, अर्बन मोबिलिटी हब है, इनका विकास किया जाएगा। ये कुछ ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये मेंस के अंदर बिल्कुल भी काम का नहीं है, और प्री के लिए तो आपको मैंने एक पॉइंट बता दिया वो है, ठीक है। अब लास्ट आर्टिकल है हमारा वस्त्र उद्योग है, उसके अंदर सततता मतलब किस तरीके से है ना की जाए, बनावट है तो उसको कैसे किया जाए, तो पीएबी बैकग्राउंड की न्यूज़ है, तो ये हम देख लेते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर है तो उसके बारे में एक साथ में बता रखा है, ठीक है। देखो टेक्सटाइल सेक्टर है तो इसके अंदर क्या है कि जीडीपी के अंदर कितना योगदान है टेक्सटाइल सेक्टर का, 2%। सबसे पहले ये आप नोट करोगे, मेंस का आंसर है, बहुत अच्छा आंसर बन सकता है आपका। और जीवी है, जो मतलब विनिर्माण सेक्टर का जो जीवी है ना, उसके अंदर इसका 11% योगदान है ना सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर का ही है। और भारत छठा सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक है, उत्पादक नहीं है सॉरी, निर्यातक है, मैंने गलत बोल दिया, ये निर्यातक ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो छठा सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। ये 3 पॉइंट है, ये आपको कोई भी क्वेश्चन लिखने के लिए, मतलब जो टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको शुरुआत करने के लिए ये सबसे अच्छे हैं। फिर उसके बाद में वस्त्र क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी का काम है, कि वर्तमान स्थिति क्या है, कि जैसे 70% से ज्यादा है ना हमने रिकवर वगैरह इस तरीके से किया जाता है, जैसे मतलब आपको पता है कि कपड़े वगैरह ये खराब हो जाते हैं तो है ना वापस इनको फेंक देते हैं हम, लेकिन क्या है कि उनको रिसाइकिल वगैरह किया जा रहा है, और वो 70% है ना
हम रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। 70% का रिसाइकल किया जा रहा है। आप देखते हो कि जैसे आप कपड़े पहनते हो, कपड़े पहनने के बाद में उसको कोई और काम में ले लिया जाता है, फिर उसके बाद में उसको गुदरी वगैरह जो पारंपरिक तौर पे है ना इस तरीके से बना देते हैं, उसके अंदर यूज में ले लिया, फिर उसके बाद में हम पोचा वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद में भी जो रिसाइकल वाले हैं तो वो ले जाते हैं। तो ऐसे करके हम काफी यूज में लेते हैं, तो 70% से ज्यादा तो हम रिकवर कर लेते हैं। अब प्रमुख मॉडल वगैरह है, जैसे नवी मुंबई का अलग मॉडल है, पानीपत का मॉडल अलग है, मंगोलपुरी है तो वहां पे अलग है। तो मतलब किस तरीके से रिसाइकल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडल वगैरह यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो, जो केस स्टडी वगैरह इस तरीके से होंगी तो उनके अंदर यूज में आ सकता है, पर इतनी ज्यादा उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो मतलब प्रभावित करने वाली इंफॉर्मेशन है, वो नहीं है इसके अंदर। तो अब देखो, इनपुट चरण स्थिरता के लिए सरकारी पहले कौन कौन सी हैं। देखो, एनपीओपी है, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना हो गई, फिर जूट केयर होगी, जूट आई केयर, न्यू एज फाइबर मिशन। इस तरीके से ये योजनाएं सरकार चला रही है, ठीक है। तो योजनाएं आए तो ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद में पीएम मित्रा पार्क है, जो 7 विश्व स्तरीय पीएम मित्रा पार्क बनाए जाएंगे, ये हमने 1-2 दिन पहले भी बात कर चुके हैं। फिर रैंप कार्यक्रम है, रैंप कार्यक्रम है तो इसके तहत क्या है कि एमएससी गिफ्ट हो गया और एमएससी स्पाइस है। ये क्या है कि जो हरित प्रौद्योगिकी, यदि कोई है ना कंपनी वगैरह, कंपनी क्या कह रहा हूँ, फैक्ट्री है, यदि वो हरित प्रौद्योगिकी अपनाना चाह रही है और वस्त्र उद्योग के अंदर अपनाना चाह रही है, तो उसको क्या है सब्सिडी वगैरह ये सारी दी जाती हैं। तो उसके लिए है। और रैम कार्यक्रम भी इसी के लिए है कि मतलब जो हरित ऊर्जा के लिए है ना, यदि आप समाधान ढूंढना चाह रहे हो, यदि कंपनी के अंदर फैक्ट्री के अंदर लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए सब्सिडी दी जाती है। और उसके तहत ही जो वस्त्र उद्योग के लिए एमएससी स्पाइस हो गया और ये गिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद में कार्बन बाजार है, तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग है ना, स्कीम वगैरह ये चल रही है कि उत्सर्जन कम करने के लिए उनको प्रोत्साहन वगैरह दिया जाएगा। अब वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल आए थे 2026 के अंदर, वो हो गए। फिर उसके बाद औद्योगिक इकाइयां हैं, तो अपशिष्ट से है ना जो ईंधन प्राप्त करने की आरडीई, इसका उपयोग किया जाएगा। मतलब जो अपशिष्ट हैं तो उससे क्या है कि जैसे ऐसे मान लो कि जो फैक्ट्रीज हैं तो उसके अंदर है ना अपशिष्ट उत्पादक हो गए, तो उनको क्या है कि वापस है ना एक फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह है ना उनको यूज में लिया जाए और उन्हीं से ये ना ऊर्जा लगा के और बाद में उत्पादन किया जाए, उसके लिए होता है ये आरडीएफ, ठीक है। अपशिष्ट से ईंधन, तो ये क्या है कि 15% तक ना पहुंचाने के लिए ना अभी टारगेट रखा गया है, अनिवार्य किया गया है, सॉरी टारगेट नहीं, अनिवार्य कर दिया है इसको। फिर इको मार्क योजना है 2024 की, तो ये हो गई कि पर्यावरण के अनुकूल ना लेबनिंग वगैरह ये सारी किया जाए कि भाई इको मार्क से आपको पता चल जाएगा कि इस वस्त्र को या इसको कपड़े को है ना बनाने के लिए आपने जो पर्यावरण के अनुकूल कुछ जो मतलब जो भी मानक हैं वो सारे है ना आपने कंप्लाई किए हैं, मतलब वो माने गए हैं। तो ये इको मार्क योजना होगी 2024 की। फिर ट्रेसेबिलिटी, जैसे मतलब ये कस्तूरी कॉटन है ना, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी। और सिल्क मार्क है, ये ऐसी पहले हैं, इनके क्या है कि ट्रेस किया जा सके कि भाई एक जैसे मान लो कि एक कपड़ा है, उसके ऊपर है ना इस तरीके से एक मार्क लगा दिया और उससे पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो मतलब उसको ट्रेस कर सकोगे कि कहाँ का उत्पाद है ये, कौन किसने बनाया है, कौन सी कंपनी है, ये सारी चीजें कस्तूरी कॉटन हो गया और सिल्क मार्क हो गए। फिर जागरूकता पहल है, एक श्योर है, सर्कल बैक है, भारत टैक्स है, इस तरीके से है ना ये जागरूकता पहल है। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर है, तो उसके अंदर है ना आपको जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना ये चीजें लिखनी है और उन योजनाओं को ही लिखना है, ठीक है। और आपको ये याद भी रह जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि आपको योजनाएं हैं तो वो याद रखनी पड़ेंगी। शुरुआत वाला डेटा है उसको याद रखना है, उसके अलावा इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो ये 2 क्वेश्चन है, एक तो कैंपा स्कीम के बारे में है, ये मैंने बताया था आपको, आराम से देख लो आप। और ये ट्रेड्स हैं उसके बारे में, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप खुद सॉल्व करना, लिखना, आंसर राइटिंग जरूर किया करो आप। हम बोल बोल के थक जाते हैं फिर भी आप नहीं करते, तो इसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास में, तो आपके पास में ही है, फिर पछताओगे, ठीक है। चलो सेशन यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।